मेरा नाम माला है। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होते हुए भी मैं उनकी लाडली बेटी ना बन सकी थी, क्योंकि उन लोगों को बेटी से ज़्यादा अपनी दौलत से मोहब्बत थी। मेरे बचपन से लेकर जवान होने तक कभी उन्होंने ना तो मेरा हालचाल पूछने की कोशिश की थी और ना ही कभी ये सोचा था कि उनकी बेटी अपने माता पिता के बिना किस तरह से अपना गुजारा करती होगी। बस उन लोगों का टारगेट था मुझे इस दुनिया में लेकर आना। सो ऐसा वो लोग कर चुके थे। मेरी खुशी किसमें थी, मैं क्या चाहती थी, ये सब वो लोग नहीं जानते थे और ना ही ये सब जानने की उन्होंने कभी कोशिश की थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही अपने अपने काम में बिजी रहते थे। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था और मम्मी की ढेर सारी फ्रेंड्स थी। वो ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में बिजी रहती थी। मेरे जन्म के 3 महीने बाद ही मुझे केयर टेकर को सौंप दिया गया था। केयर टेकर मेरा सारा दिन ख्याल रखती थी, मेरे सारे काम किया करती थी। मगर मुझे तो माँ की ममता की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे मेरी माँ की ममता कभी ना मिल सकी। केयर टेकर सारा दिन मेरे साथ रहकर रात को अपने घर चली जाती थी। रात के समय मेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मम्मी पापा की होती थी, मगर वो लोग मुझसे आज़ाद हो जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी केयर टेकर को नाइट ड्यूटी के लिए रख लिया था। इतनी छोटी बच्ची जिसे अपनी माँ की गोद की और उसे प्यार की ज़रूरत थी, वो केयर टेकर के हाथों में पल रही थी। तो फिर ऐसी बच्ची अपने माता पिता की लाडली कैसे हो सकती थी? उसे कैसे अपने माता पिता से बचपन से ही दिली लगाव हो सकता था? यही वजह थी कि धीरे धीरे जब मैं होश संभालने लगी, तब जाकर मुझे पता चला कि ये लोग मेरे पेरेंट्स हैं। पापा तो न जाने कितने कितने दिनों तक बिजनेस टूर पर रहते थे, जबकि मम्मी थकी हारी घर में आती और अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे जितने भी काम होते थे वो सब नौकरों के हवाले थे। मेरे माता पिता को मेरे किसी काम से कोई मतलब नहीं था। मेरी पढ़ाई से लेकर मेरे खाने पीने और मेरे हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी घर के नौकरों की और केयर टेकर की होती थी। इसी तरह मैं देखते ही देखते 10 साल की हो गई थी और उस समय मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी, जब मेरे स्कूल में पढ़ने वाले एक न्यू एडमिशन लड़की आई थी। उसके साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। बचपन से लेकर जवानी तक उसकी और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी रही थी। मेरी ही तरह दीपा भी अमीर माता पिता की बेटी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मुझे कभी अपने अमीर माता पिता से प्यार नहीं मिला था, और लेकिन उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उनकी तो कुल जमा पूंजी उनकी बेटी ही थी। दीपा और मैं एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर किया करते थे। मैंने देखा था दीपा के पेरेंट्स उसे स्कूल से ले जाने के लिए आते थे। उसके पापा भी बिजनेसमैन आदमी थे। दीपा बताया करती थी कि उसके पापा भी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। जबकि उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। वो लोग हफ्ते में कहीं ना कहीं घूमने भी जाया करते थे। एक मैं थी जिसको मेरे पेरेंट्स कभी अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाते थे। ड्राइवर के साथ ही मैं स्कूल आती थी और ड्राइवर के साथ ही अपने घर के अंदर दाखिल हो जाती थी, जबकि शाम के टाइम ही मुझे ड्राइवर अंकल ट्यूशन के लिए छोड़ने और लेने आते थे। मुझे कभी कुछ ज़रूरत का सामान चाहिए होता तो मैं अपने पेरेंट्स से ना कह करके नौकरों से कहा करती थी, क्योंकि जब मैं 7 साल की थी तो मैं अपने पेरेंट्स से अपने स्कूल में होने वाले फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए बारबी गाउन की डिमांड की थी। पहले तो मैंने पापा से कहना चाहा था कि वो मुझे बारबी गाउन ला कर दे, लेकिन पापा ने तो मेरी एक ना सुनी और कहने लगे, बेटा तुम्हें जो भी चाहिए नौकर को बोल देना, वो तुम्हें ला कर दे देगा। मगर मैं अपनी पसंद का बारबी गाउन लेकर आना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं मम्मी को बोल देती हूँ, मम्मी तो अपने लिए काफ़ी शॉपिंग करती है, वो मुझे भी शॉपिंग पर ले जाएगी। मैं जब ये बात कहने के लिए मम्मी के कमरे में गई तो देखा कि मम्मी किसी और से फ़ोन पर बात करने में इतनी बिजी थी कि उन्हें कमरे में खड़ी हुई अपनी बेटी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं बार बार उनसे कह रही थी, मम्मी मुझे बारबी गाउन चाहिए, मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। मम्मी ने मुझे कहा, 1 मिनट अभी रुको, फ़ोन पर बात करने में बिजी हूँ, खामोश रहो। थोड़ी देर के बाद जब मैं वहाँ खड़े खड़े थक गई तो फिर से मैंने मम्मी की कमर पर हाथ मारते हुए वही बात कही तो झट से मम्मी ने अपना फ़ोन बंद किया और मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम बहुत बदतमीज़ हो गई हो माला, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी मम्मी किसी से फ़ोन पर बात करने में बिजी है? बार बार तुम मेरी बात करने में दखलंदाजी कर रही हो। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से केयर टेकर को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। उनका नाम ज्योति था। जब वो घबराते हुए कमरे में आई तो मम्मी ने उन्हें डांटते हुए कहा, ज्योति तुम मेरी बेटी को ये कैसे मैनर्स दे रही हो, ये क्या सिखा रही हो? इसे अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाओ और ले जाओ इसे मेरे कमरे से। ये कहते हुए मम्मी ने मुझे डांट दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मेरी बात तक न सुनी थी।
ज्योति आंटी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आई थी और कहने लगी, माला बेटा तुमने अपनी मम्मी से बदतमीजी क्यों की? मैंने रोते हुए उनसे कहा, ज्योति आंटी मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की, मुझे अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए बारबी गाउन की ज़रूरत पड़ रही थी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाकर उसे खरीदना चाहती थी, मगर मम्मी पापा में से किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें उनसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर ये बात पहले मुझे बता देती तो आज शाम मम्मी से तुम्हें ये थप्पड़ ना पड़ता। मैंने रोते हुए ज्योति आंटी से कहा, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझे ऐसे मम्मी पापा नहीं चाहिए जो मेरी खुशियों का ख्याल ना रख सके। ज्योति आंटी ने मुझे चुप करवाया और वो कहने लगी, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का सामान दिलाकर लाती हूँ। मैं ज्योति आंटी के साथ बहुत प्यारा सा बारबी गाउन लेकर आई थी, मगर इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों के पेरेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी था। मैं चाहती थी कि मेरा टैलेंट मेरे पेरेंट्स भी देखें, क्योंकि हमारी क्लास टीचर ने क्लास में एक एक्ट तैयार करवाया था जिसे दिखाने के लिए उनके पेरेंट्स को बुलाया था, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों का टैलेंट देख सके। लेकिन लगभग सभी बच्चे के पेरेंट्स आए थे, मेरे घर से कोई नहीं आया था, जबकि मुझे अच्छी एक्टिंग करने पर अवार्ड मिला था। मेरा छोटा सा मन बहुत उदास हो गया था। हमारे घर में मेरे लिए 2 केयरटेकर रखी गई थी, ज्योति आंटी जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरा बहुत ख्याल रखा था, जो सारा दिन मेरे साथ रहती थी, जबकि प्रिया आंटी जो सिर्फ रात को मेरे साथ रहती थी, मगर वो सोफे पर लेटकर सोती थी। रात को कमरे में मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। एक बार मैंने प्रिया आंटी से कहा था, प्रिया आंटी आप मेरे साथ बिस्तर पर सो जाया करो, मगर उन्होंने कहा, नहीं नहीं माला बेबी, ये आप क्या कह रही हो, कहाँ आप और कहाँ मैं, भला मैं आपके साथ इस आलीशान बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ प्रिया आंटी मेरे साथ बेड पर सो जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, अगर आप कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो तो कोई आपको नहीं देखेगा और ना ही मैं मम्मी पापा को बताऊंगी। प्रिया आंटी कहने लगी, नहीं नहीं माला बेबी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप नहीं जानती क्या, इस घर में कदम कदम पर कैमरे लगे हुए हैं और आपकी मम्मी को किसी किसी टाइम पर आकर कमरे में झांक भी लेती है। मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहती। ये कहकर वो सोफे पर लेटकर सो गई थी, जबकि मैं सारी रात डरती रही थी। सिर्फ उसी दिन नहीं बल्कि कई बार मैं प्रिया आंटी के इस बारे में कह चुकी थी, मगर वो भी मेरी एक ना सुनती थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ये मेरा घर ही नहीं है। बचपन से ही मैं बहुत डिस्टर्ब रही थी, लेकिन जब स्कूल जाती तो दीपा का साथ पाकर मैं बहुत खुश हो जाती थी। दीपा बहुत अच्छी लड़की थी और फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया था। मुझे अपने पेरेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कभी कभी हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। मम्मी पापा मुझसे पूछते, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मैं उनकी बात का जवाब दे देती थी, और अगर नहीं पूछते तो मैं भी उनसे किसी तरह का कोई सवाल नहीं करती और ना ही उनसे कोई बात करती थी। 1-2 बार दीपा मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी। मुझे उसके घर जाकर बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। वो लोग मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे और फिर इसी तरह हम दोनों का स्कूल ख़त्म हो गया। कॉलेज में भी हम दोनों ने एक साथ ही पढ़ाई की थी। दीपा मुझसे उम्र में 1 साल की छोटी थी। हम लोगों की ज़िंदगी का काफ़ी लंबा समय एक साथ गुजरा था, मगर एक ऐसी खबर जिसने मुझे एक तरह से खुश भी कर दिया था और उदास भी कर दिया था। दीपा एक लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का उन्हीं की फैमिली के स्टैंडर्ड का था। उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता उसके साथ तय कर दिया था और जल्द ही उन दोनों की शादी होने वाली थी। दीपा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने जा रही थी, मगर मैं उसकी शादी के खुश होने पर उससे बहुत नाराज़ होती थी, क्योंकि शादी होने के बाद उसका पति उसे अमेरिका लेकर जाने वाला था और वो लोग वहीं पर शिफ्ट होने वाले थे। उस लड़के का बिजनेस अमेरिका में था और अब दीपा मुझसे दूर होने जा रही थी। मुझे इस बात का बेहद अफसोस था। एक दीपा ही तो थी जिसके साथ मेरा अकेलापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता था। इस बात पर तो वो भी उदास होती थी, कहती थी, यार मुझे नहीं पता था मेरे पति का बिजनेस अमेरिका में सेट हो गया है, वरना मैं कभी अमेरिका ना जाती। मैंने उसे कहा था, चलो कोई बात नहीं, बस हमेशा तुम खुश रहना और मुझे कभी मत भूलना। एक तुम ही तो मेरी अपनी हो दीपा। मेरे ऐसे बिहेवियर से बहुत खुश होती थी वो। और फिर एक दिन उसकी शादी हो गई और वो शादी के कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। उसके जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मैं आगे और नहीं पढ़ूंगी, मगर मैं अब अकेली रह गई थी, इसलिए अपना समय गुजारने के लिए मैं दोबारा पढ़ने का डिसीजन लिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई ना करके जॉब कर लेनी चाहिए। जॉब करूंगी तो मेरा काम करने में मन लगा रहेगा, इसलिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और मुझे जॉब भी मिल गई थी।
मुझे जॉब पर जाते हुए 2 दिन गुजरे थे, तब मेरे पेरेंट्स को ये बात पता चली कि मैंने जॉब पर जाना शुरू कर दिया है। तो उन लोगों ने मुझसे सवाल किया, तो मैं जॉब करने की क्या ज़रूरत है, ये जो कुछ भी है ये सब कुछ तुम्हारा है। मगर मैंने उनसे कहा था, ये जो कुछ भी है सिर्फ आपका है, इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप लोगों का ही है। मम्मी ने पापा से कहा, देखिए मैं कहती हूँ ना कि आपकी बेटी बहुत बदतमीज़ हो गई है, ये कभी सीधी तरह से कोई जवाब ही नहीं देती। मैंने मम्मी पापा से कहा था, आखिर आप लोगों को मुझसे क्या पूछना है, किस लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। पापा कहने लगे, हम ये चाहते हैं कि तुम जॉब करना छोड़ दो, आखिर हमारी भी तो कुछ रेपुटेशन है, इतने अमीर बाप की इकलौती बेटी होते हुए तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, क्या तुम्हारा यहाँ पर गुजारा नहीं होता। मैंने कहा, मैंने जॉब अपना गुजारा पूरा करने के लिए नहीं किया है, मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ तो मेरा ध्यान बटा रहे। वैसे भी मैं घर में रह रहकर सारा दिन बोर रहती हूँ, और अभी तो मेरी दोस्त दीपा की भी शादी हो गई है। पापा कहने लगे, अगर ऐसी ही बात है तो तुम हमारे ऑफिस में जाकर ट्रेनिंग भी ले सकती हो, तुम अपने ही पापा का बिजनेस संभाल सकती हो, तुम्हें दूसरों के यहाँ काम करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैंने पापा से कहा, आखिर आप लोगों ने कब से मेरी ज़िंदगी के फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, ये मेरा डिसीजन है, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैंने अपने पेरेंट्स की एक न सुनी थी और मैं लगातार जॉब पर जा रही थी। मुझे सैलरी से भी कोई मतलब नहीं था, जॉब करने से मुझे एक तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा था और मेरा टाइम भी अच्छा पास हो जाता था। मगर यहाँ अभी एक मेरी कोई दोस्त नहीं बनी थी। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ थी और लड़के भी जॉब करते थे, लेकिन अभी एक दिन पहले यहाँ पर एक नया लड़का विवेक जॉब के लिए आया था। उसे जॉब करते हुए 3-4 दिन हो गए थे, तब अचानक उसने ऑफिस की छुट्टियां करनी शुरू कर दी। कई दिन तक वो ऑफिस से लापता रहा, लेकिन जब वो दोबारा ऑफिस आया तो उसे ऑफिस से निकाल दिया गया था। वो मैनेजर से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं किसी मुसीबत में फंसा हुआ था, इसलिए ऑफिस नहीं आ सका, मगर वो थे कि उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे। उन्होंने उसे कहा था, अभी तुम्हें यहाँ नौकरी करते हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि तुमने 1 हफ्ते की छुट्टी भी कर ली, हमारे यहाँ इस तरह काम नहीं होता। वो बेचारा शायद बहुत गरीब था, इसलिए सबसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई उसकी मदद करे ताकि उसे नौकरी से ना निकाले, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। और सब यही कहते थे कि कंपनी के उसूल ऐसे ही हैं, जिसका पहले महीने में ही रिकॉर्ड ख़राब हो उसे जॉब के लिए कैसे आगे रख सकते हैं। उसी दिन मैं अपने काम से फ्री होने के बाद ऑफिस से निकल रही थी, तब मैंने देखा कि विवेक ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठा हुआ रो रहा था। मुझे उस बेचारे को देखकर बड़ा ही अफसोस हुआ था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, तुम सुबह से अभी तक यहाँ बैठे हुए हो। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब, अपने घर जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, कहीं और जाकर नौकरी ढूंढो। तो वो कहने लगा, हाँ ढूंढ लूँगा, मगर मेरे भाग्य में न जाने क्या लिखा हुआ है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी, अब वो भी मेरे हाथ से चली गई। उसने मुझे बताया कि वो काफ़ी समय से नौकरी ढूंढ रहा था और अभी उसे जॉब पर आते हुए 2-3 दिन ही गुजरे थे जब उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो उनको हॉस्पिटल लेकर गया था। वो अपने पापा को बचाना चाहता था, मगर पैसों की कमी होने की वजह से उसके पापा को ठीक से इलाज ना मिल सका और वो इस दुनिया से चले गए। अब वो अपने पापा का अंतिम संस्कार करने के 2 दिन बाद बात पर बेहद अफसोस हुआ था और मैंने फैसला किया था कि मैं उसको जॉब दिलवा कर ही रहूँगी, क्योंकि मुझे जॉब की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा था कि मेरी जगह वो ऑफिस में जॉब कर सकता है। मैं ऑफिस के अंदर गई और मैंने इस बारे में बॉस से बात की। मैंने उनसे कहा था, आप मेरी जगह नौकरी पर विवेक को रख लीजिए, मगर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे बहुत जिद करने पर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा था, तुम एक होनहार लड़की हो, इसलिए हम तुम्हारी बात मान रहे हैं और तुम्हें इस लड़के के लिए अपनी नौकरी गंवाने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी जॉब करती रहो, हम इसे भी रख लेते हैं, मगर हम इसे आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर इसके अलावा इससे गलती हुई तो हम इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। विवेक को नौकरी की ज़रूरत थी और मैं जानती थी कि इस बार वो ऑफिस में अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करेगा। उसकी नौकरी उसे वापस मिल गई थी। वो बहुत खुश हुआ था। उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया था और अब हम दोनों ही अपने नौकरी मन लगाकर कर रहे थे और फिर धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए थे। दीपा के बाद अपनी ज़िंदगी में मैंने विवेक को दोस्त बनाया था, जो ऑफिस में मेरे अलावा किसी और से बात नहीं करता था। मैंने देखा था कि वो एक अच्छा इंसान था। मैंने उसकी मदद की थी, इसलिए उस दिन के बाद से उसने हर बार ऑफिस में मेरी मदद की थी और फिर बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था। मोहब्बत की शुरुआत भी मेरी तरफ से ही हुई थी,
क्योंकि विवेक का साथ मिलने के बाद मैं अब उसे खोना नहीं चाहती थी। मुझे यही डर लगा था कि दीपा की तरह कहीं ऐसी कोई इमरजेंसी विवेक के साथ ना आ जाए कि वो मुझे छोड़ दे। इसलिए मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया और कहा कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है। इसी तरह हम दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हुए लगभग 1 साल हो गया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, मेरे साथ बिल्कुल एक हमदर्द की तरह रहता था। अब फिर से मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा अकेलापन खत्म हो गया है। मैं ऑफिस में होती तो सारा दिन विवेक के साथ बातचीत करते करते काम करती रहती थी और घर आती तो उसके साथ फ़ोन पर बातें करती थी। वो गरीब था, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी। वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। मैं अपनी सैलरी भी विवेक को ही दिया करती थी, क्योंकि इस सैलरी की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उसको थी। वो मना किया करता था, मगर न जाने क्यों उसकी हमेशा मदद करने के लिए मैं बेचैन रहती थी। मैं चाहती थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जिसमें उसे किसी की मदद की ज़रूरत ना हो, मैं सबसे पहले उसकी मदद करूं। विवेक एक खुददार इंसान था, उसे मेरी मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मुझे जॉब करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अब जॉब छोड़ देती हूँ, जबकि विवेक अभी भी उसी कंपनी में जॉब कर रहा था और अब विवेक का काम देखते हुए कंपनी के बॉस उससे बहुत इम्प्रेस हुए थे। मैं चाहती थी कि अब मैं विवेक से शादी कर लूँ। वैसे भी अब मम्मी पापा के पास मेरे रिश्ते आने लगे थे, मेरी शादी की उम्र होने लगी थी और मैं बेहद खूबसूरत थी। मम्मी पापा को अभी मेरे लायक कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। इससे पहले वो लोग कहीं और मेरा रिश्ता तय करते, मैंने सोच लिया था कि मैं उनको अपने और विवेक के बारे में सब कुछ बता दूंगी। सबसे पहले मैंने इस बारे में विवेक से बात की थी, उसको अपनी फैमिली के बारे में बताया था और उससे कहा था कि प्लीज़ तुम रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ। विवेक कहने लगा, यार मैं इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो कि मेरे पास तुम्हें प्यार देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने विवेक से कहा था, मेरे लिए तुम्हारा प्यार और साथ ही काफ़ी है। तुम मुझे ऐसी ज़िंदगी मत दो जैसी मैं अपने मायके में गुजार रही हूँ। वैसे भी ऐसी ज़िंदगी से मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ खुश हूँ। प्लीज़ मेरे खातिर मेरे घर आ जाओ। विवेक कहने लगा, तो फिर तुम अपने पेरेंट्स से पहले मेरे बारे में बात कर लो। अगर वो लोग मुझे तुम्हारे घर आने की परमिशन देते हैं तो मैं आ जाऊँगा। विवेक की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी। इस बारे में मैंने अपने मम्मी पापा से बड़ी मुश्किल से बात की थी। विवेक ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मेरी फैमिली और मेरे काम से रिलेटेड उन लोगों को तुम पहले ही सब कुछ बता देना। प्लीज़ वो लोग मेरे सामने इस बारे में कोई बात ना करें। मैंने उसको बेफिक्र कर दिया था और मैंने उससे कह दिया था, तुम अच्छे से कपड़े पहनकर मेरे घर आ जाना ताकि मेरे पेरेंट्स का तुम पर अच्छा इंप्रेशन बने, और प्लीज़ टाइम से आ जाना क्योंकि मेरे पापा टाइम के बहुत पाबंद हैं। विवेक ने मुझे घूरती हुई नज़रों से देखा और कहने लगा, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो माला, मैं भी टाइम का बहुत पाबंद हूँ। मैंने उसे कहा, अच्छा बाबा नाराज़ नहीं हो, पापा ने मंडे के दिन तुम्हें शाम के 4 बजे घर बुलाया है, तो तुम ठीक 4 बजे से 5 मिनट पहले ही मेरे घर पहुँच जाना। विवेक ने मुझसे वादा किया था कि वो ज़रूर आएगा और मेरे पेरेंट्स से आकर हम दोनों के रिश्ते की बात करेगा। मैं जानती थी हम दोनों के रिश्ते की सुनकर मेरे पेरेंट्स हम दोनों की शादी कर देंगे, क्योंकि मैंने जिस समय मम्मी पापा को विवेक के बारे में बताया था, उन लोगों को मेरी बात सुनकर कोई खास हैरानी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था, अगर हमें लड़का पसंद आया तो हम तुम्हारी शादी उसके साथ कर देंगे। वैसे भी जहाँ हमारी बेटी की खुशी है वहीं हम लोग भी खुश हैं। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत बेफिक्री हुई थी, क्योंकि मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने पहली बार ही मुझे सारी ज़िंदगी की खुशियाँ दे दी हो। और फिर फाइनली वो दिन भी आ गया था जब मेरे घर पर विवेक आया था। वो मेरे लिए एक बड़ा सा चॉकलेट बॉक्स भी लेकर आया था, क्योंकि वो जानता था कि चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। मैंने जैसे ही चॉकलेट टेस्ट की तो उसकी बहुत तारीफ़ की थी, क्योंकि चॉकलेट सच में बहुत टेस्टी थी। विवेक जब घर के अंदर आया तो बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैं समझ गई थी कि वो मुझसे क्या सवाल करना चाह रहा था। उसके सवाल करने से पहले ही मैंने उसे बता दिया था, सो विवेक सॉरी, पापा अपने किसी इम्पोर्टेंट काम में उलझे हुए हैं और मम्मी के फ्रेंड्स की कोई ज़रूरी कॉल आ गई थी। वो थोड़ी देर के लिए उनके साथ बाहर गई है, वरना मम्मी तो काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए मैं बार बार विवेक से सॉरी बोल रही थी। मैंने विवेक से कहा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ ना, पापा अपने रूम से आते ही होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बनाकर कंपनी को देना है जो उन्हें आज ही कंप्लीट करके देना है। विवेक कहने लगा, तो मुझे अपने पापा से मिलवा दो, शायद मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। मैं उसे पापा के कमरे में ले गई थी।
पापा विवेक को देखकर उठे नहीं, बस उसको देखकर उन्होंने दोबारा से अपना ध्यान अपने काम पर लगा लिया था और कहने लगे कि मैं ज़रा अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। विवेक कहने लगा, सर आप मुझे बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। मेरे पापा ने कहा, बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे सामने आकर बैठ सकते हो और काम समझ में आए तो समझ भी सकते हो। विवेक सामने बैठ गया जबकि पापा अपने काम में बिजी रहे। पापा एक जगह परेशान हो गए और पीछे सर टिकाकर कहने लगे, बस यहीं पर अटक गया हूँ। इतने में ही विवेक ने उसके करीब जाकर उनको बताया, सर ये काम इस तरह से होगा और ये काम इस तरह से होगा। पापा कहने लगे, अच्छा। जैसे ही पापा ने अपना काम शुरू किया तो उनका काम खुद ही हल हो गया। पापा बहुत कॉन्फिडेंट के साथ विवेक की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमें ऐसे ही हीरे की तलाश थी, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। विवेक ने कहा, सर अगर और भी कोई ऐसा काम हो जो आपसे ना हो रहा हो तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर देता हूँ। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो पापा ने लैपटॉप पर उसके आगे खोल कर रख दिए और वो सारे ही प्रोजेक्ट विवेक ने कंप्लीट करके उनको दे दिए थे। पापा विवेक की बेहद तारीफ कर रहे थे। पापा तो विवेक से बहुत इम्प्रेस हुए थे और वो बहुत खुश भी हो रहे थे। मैं समझ गई थी कि पापा की तरफ से तो विवेक के लिए हाँ ही होगी। उन्होंने विवेक से पूछा, आखिर तुम क्या करते हो? तो विवेक ने बताया, हम दोनों साथ में ही जॉब करते हैं। पापा कहने लगे, तुम उस कंपनी से अपना रिज़ाइन कर दो और हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारी कंपनी को तुम जैसे ही होनहार शख्स की ज़रूरत है। मगर विवेक ऐसे कैसे कर सकता था? वहाँ उसकी नौकरी काफ़ी समय से लगी हुई थी, मगर पापा उसे ज़्यादा सैलरी देने का ऑफ़र दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हें अच्छे पोस्ट पर हमारी कंपनी में नौकरी करने को मिलेगी। विवेक ने कहा था, मैं आपको सोचकर बता दूंगा। इतने में ही मेरी मम्मी आ गई थी और वो टांग पर टांग रख करके सोफे पर उसके सामने बैठ गई। विवेक ने उनको प्रणाम किया था मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बैठकर अपने मोबाइल में बिजी हो गई, जबकि मैं उनकी ये सारी हरकतें गुस्से से भरी नज़रों से देख रही थी और मैंने दिखावे की मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए मम्मी से कहा, मम्मी आप विवेक से कुछ नहीं पूछेंगी? तब मम्मी ने अपना मोबाइल नीचे रखा और कहने लगी, हाँ हाँ, तो तुम विवेक हो जिसे हमारी बेटी ने पसंद किया है। सूरत शक्ल से तो अच्छे हो, मगर खाते पीते घर से हो ना, या बिल्कुल ही गरीब परिवार के रहने वाले हो। मम्मी की बात पर विवेक शर्मिंदा हुआ था, जबकि उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। वो खामोश रहा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैंने आपको विवेक के बारे में पहले ही बता दिया था ना, मेरा मूड खराब हो चुका था। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड खराब मत करो, जबकि मम्मी बेफिक्री से चाय पीती रही थी। अब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। पापा उठकर अपने मोबाइल को कान पर लगाते हुए वहाँ से चले गए थे। मुझे पापा के ऐसे बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आया था, जबकि मम्मी कहने लगी, मैं कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने मम्मी से कहा था, हम में से तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मगर ध्यान रखिएगा आपकी फ्रेंड्स की आपके पास कॉल आ सकती है। मम्मी मुझे घूरते हुए अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद पापा भी आ गए और विवेक से कहने लगे, तो फिर तुम हमारा ऑफिस कब ज्वाइन कर रहे हो? क्योंकि मैंने अपने मैनेजर से कहकर तुम्हारे बारे में बात कर ली है, अगले हफ्ते से ही तुम नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, बल्कि तुम कल से ही नौकरी ज्वाइन करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पापा ने उनसे बधाइयाँ दी थी, जबकि मैं कंफ्यूज हो रही थी विवेक को यहाँ पर रिश्ते के लिए बुलाया गया या फिर नौकरी के लिए। ये कहकर पापा उठकर चले गए थे। मैं और विवेक पापा का चेहरा देखते रह गए थे। विवेक मेरी तरफ देखकर कहने लगा, माला आखिर ये सब क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स ने हम दोनों के रिश्ते से रिलेटेड कोई बात ही नहीं की। मैंने विवेक से कहा था, तुम जाओ, मैं उनसे बात करूँगी। मैं जब मम्मी पापा के कमरे में उनसे बात करने के लिए गई तो देखा कि नौकरानी ने मुझे उनसे मिलने से मना कर दिया था। उसने कहा कि साहब और मालकिन ने कहा है वो दोनों कमरे में आराम कर रहे हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं अपने कमरे में आ गई थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, मगर मम्मी पापा मेरे और विवेक के रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे, बल्कि हर तरह से हम दोनों के रिश्ते को इग्नोर कर रहे थे। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। पापा ने जबरदस्ती विवेक को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया था, जबकि पुरानी वाली कंपनी से विवेक ने मजबूरन रिजाइन करना पड़ गया था। उसने यही सोचा था कि वो पापा की कंपनी में नौकरी करने लगेगा तो शायद वो मेरा रिश्ता उससे कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। पापा को अपने काम की फिक्र थी। विवेक ने उन्हें ऑफिस के काम को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया था। विवेक को सैलरी भी अच्छी दी जाती थी, जबकि उसको रहने के लिए एक अलग से फ्लैट और गाड़ी भी दे दी गई थी, मगर जो हम दोनों चाहते थे वो अभी तक नहीं हुआ था। मेरे पेरेंट्स हर तरह से विवेक की मदद करते थे। वो चाहते थे कि विवेक कभी उनकी कंपनी छोड़कर ना जाए, क्योंकि विवेक से उनको काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा था। मगर हम दोनों के रिश्ते की जब भी बात आती, मम्मी और पापा दोनों ही इस बात को टाल दिया करते थे। ये सब देखकर एक दिन मैं ये बात समझ चुकी थी कि मेरे मम्मी पापा विवेक से मेरी शादी नहीं करवाना चाहते, बस उसको अपनी कंपनी में नौकरी देकर उन्होंने उसे अपने काबू में कर लिया है।
काफ़ी समय इसी तरह से गुजर गया था और फिर एक दिन ऐसी खबर मेरे कानों में पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। पापा ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था और ये बात मुझे उस दिन पता चली थी जब हमारे ही घर की एक नौकरानी ने मुझे ये बात बताया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था। इसका मतलब साफ साफ था कि वो सिर्फ विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इससे पहले कि वो दोनों समझ जाते कि मैं उनके प्लान को अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ, मुझे अब विवेक से शादी करनी थी। उन लोगों का प्लान था कि वो विवेक को भरोसे पर रखकर मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ करवा देंगे, क्योंकि विवेक उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। ना तो वो अमीर है और ना ही उसका कोई खानदान है। ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने पर उन लोगों की रेपुटेशन खराब होगी। मैंने विवेक को फ़ोन करके ये सब कुछ बता दिया था। मैंने उसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मुझे उनकी चालाकी पर बहुत गुस्सा आया था। मैं अपना घर छोड़कर उनके साथ कोर्ट गई और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी करने के बाद मैंने कॉल करके मम्मी पापा को इस बारे में सब बता दिया था। मेरी बात सुनकर उन दोनों को ज़ोरदार झटका लगा था। उन्होंने हम दोनों को तंग करने के लिए जो कुछ विवेक को दिया था वो सब वापस भी ले लिया था और उसको जॉब से भी निकाल दिया था। पापा को लगता था कि वो हम दोनों को परेशान करेंगे और फिर उनका बदला पूरा हो जाएगा। विवेक मुझे अपने पुराने वाले घर में ले आया था। ये घर छोटा था मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं उसके साथ खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन अब परेशानी इस बात की थी कि विवेक की जॉब जा चुकी थी। वो जहाँ पहले जॉब करता था वहाँ पर भी जॉब नहीं कर सकता था, क्योंकि पापा ने उसे जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और अब की बार वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि बॉस उसे दूसरा मौका नहीं देंगे। बिना रीज़न के उसने जॉब छोड़ दी थी। वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था। जैसे तैसे हम दोनों का गुजारा हो रहा था। मम्मी पापा ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। उन्होंने अपनी कंपनी के सभी लोगों से कह दिया था कि अगर विवेक उनके यहाँ आए तो उसे धक्के मारकर निकाल देना, क्योंकि उसने उनकी बेटी से धोखे से शादी कर ली है। मगर सच क्या था ये तो हम ही जानते थे। उन्होंने लोगों के बीच में विवेक को काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की थी। विवेक इस सब से बहुत तंग आ गया था, लेकिन मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा था। हम लोग वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गए थे और फिर यहाँ आने के बाद विवेक ने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उसकी नौकरी लग गई थी। मैंने उसे कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ नौकरी करती हूँ, लेकिन उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा, पहले तुम अपने पिता की बेटी थी मगर अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो। ना मजबूरी में और ना ही अच्छे हालात में मैं कभी भी तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना। अब वो जहाँ नौकरी करता था वहाँ पर उसकी बहुत मामूली सी सैलरी थी। उसे ऐसा लगता था जैसे मैं अमीर बाप की बेटी उसके छोटे से घर में मुश्किल से गुजारा करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उसके साथ ऐसे हालात में भी बहुत खुश थी। वो मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। यही मेरे लिए बहुत था। कई साल इसी तरह गुजर गए थे, मगर फिर शादी के कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होने लगा जिससे मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरा पति जब भी काम पर जाता था मैं उसको खड़े होकर तब तक देखती थी जब तक वो मुझे दिखाई देना बंद नहीं हो जाता था। तब तक मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। मैंने देखा कि मेरा पति एक बूढ़े आदमी को हर रोज़ कुछ पैसे देता है और वही बूढ़ा आदमी हमारे घर के दरवाजे पर बार बार खाना लेने के लिए आता था। इसका हुलिया बड़ा ख़राब होता था और इसके शरीर से बड़ी बदबू आती थी। मैं तो उसे खाना देकर पीछे हट जाती थी, मगर मैंने देखा था विवेक इससे काफ़ी देर तक बातें करता था, तब जाकर कहीं वो अपने काम पर जाता था। उस बूढ़े आदमी की हमेशा मेरे घर के दरवाजे पर ही नज़र रहती थी। एक दो बार मैंने देखा था कि जब मैं घर से बाहर किसी काम के लिए निकली थी तो वो मुझे बड़ी गौर गौर से देखता था। हम लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। अब हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन इन 4 सालों में जैसा अब इन 6 महीने में होने लगा था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं अपने पति से कहती थी, तुम इस बूढ़े आदमी से क्या बात करते हो, आखिर ये कौन है? मगर मेरा पति मुझे कुछ बताता ही नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि जब मैं बाजार से घर आई तो मेरे पति ने मेरे हाथ का बना हुआ सारा खाना इस भिखारी को दे दिया था। मुझे अपने पति की ये हरकत पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि अब वो ऐसा कभी कभी नहीं बल्कि हर दूसरे तीसरे दिन करने लगा था। इस भिखारी को हम पैसे भी दिया करते थे, मैं उसको कभी कभी खाना भी दे दिया करती थी। मेरे पति भी उसे पैसे दिया करते थे, जबकि अब तो मेरे पति हद ही कर रहे थे। हम लोगों के खाना खाने से पहले ही वो उसे सारा खाना दे दिया करते थे। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। एक दो बार तो मैं ये भी सोच रही थी कि क्या ये मेरे पति का रिश्तेदार है, मगर मेरे पति का तो कोई रिश्तेदार ही नहीं था। मैंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन मेरे पति ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर ये बूढ़ा आदमी कौन था, मुझे इसके बारे में पता लगाना था। मैंने सोचा एक दिन मैं देखूंगी कि आखिर ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं।
वो मेरे घर से काफ़ी दूरी पर खड़े हुए होते थे, इसलिए मुझे उन दोनों की बातें करने की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। एक दिन मैं साड़ी पहनकर और उस पर लंबा सा पल्लू डालकर, ताकि मेरा चेहरा ना दिख सके, मैं इन दोनों के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि बातें सुन सकूं। फिर जो बातें उन्होंने की उसने मेरे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी तो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। आखिर वो भिखारी कैसे बन गए थे, ये बात मेरी समझ नहीं आई थी। मैं उन दोनों के पास खड़ी हुई थी, तब मेरे पति ने उस बूढ़े आदमी से कहा था, देखिए सर, मुझे लगता है अब मेरी पत्नी को शक होने लगा है कि आप कोई भिखारी नहीं बल्कि उसके पापा हैं। अब आपको यहाँ ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर उस आदमी ने कहा, बेटा, लेकिन मैं अपनी बेटी को बार बार देखना चाहता हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे पति ने कहा, वो अभी बहुत गुस्से में है, इतने आसानी से आपको माफ़ नहीं करेगी, वो तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि कभी कभी तकदीर इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। कुछ समय पहले जो मेरे पापा अपनी दौलत पर बहुत घमंड किया करते थे, आज वो इसी दौलत को पाने के लिए सड़कों पर जगह जगह भटक रहे थे। जब मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना तो मैं उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई थी और अपने सर पर रखा हुआ पल्लू भी हटा दिया था। उन दोनों ने मेरा चेहरा देख लिया और कहने लगे, तुम यहाँ? तो मैंने उनसे कहा, हाँ, मैं तुम दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा, आखिर आपने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? ये सब क्या हो गया है? मैं तो पापा को इस हालत में देखकर अपना सारा गुस्सा भूल गई थी और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जब पापा ने मुझे बताया कि तुम्हारे जाने के 1 साल तक तो हम लोग अपने अपने काम में बिजी रहे थे, हमें तुम्हारी कमी का कोई एहसास नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी हमसे सारी दौलत छीन ली। विवेक, जिसने हमारे कारोबार को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, हमने उसका फ़ायदा उठाया और उससे तुम्हारी शादी न होने के लिए तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था। वो लड़का भी तुम्हें पसंद करने लगा था। मेरे दोस्त के साथ मेरी बिजनेस डील हुई क्योंकि हमें नए प्रोजेक्ट पर काम करना था और हम दोनों ही 50-50 के पार्टनर बनने वाले थे। लेकिन जब मेरे दोस्त को पता चला कि तुमने विवेक से शादी कर ली है तो उसने मेरे साथ गद्दारी की, मुझे बिजनेस में खूब लॉस पहुंचाया और मेरा सारा बिजनेस अपने हवाले कर लिया। तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी क्योंकि उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से कर्जा में डूब गया था। हमारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ मेरे दोस्त ने गद्दारी से अपने नाम कर लिया और अब मैं सड़क पर आ गया हूँ। तुम्हारी मम्मी एक दिन हार्ट अटैक आने की वजह से दुनिया से चली गई और इन 4 सालों में सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा बेटा। मैंने तुम लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की थी। मुझे लगता था कि मैं विवेक को नौकरी से निकाल दूंगा तो उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मगर ये दुनिया बहुत बड़ी है और भगवान एक दिन सबका फैसला करता है। कभी भी हमें अपनी दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। वो जब ज़मीन से गिरे हुए इंसान को आसमान तक पहुंचा देता है तो आसमान पर रहने वाले इंसान को भी ज़मीन पर गिरा सकता है। मैंने अपनी दौलत के घमंड के चक्कर में कभी अपनी बेटी को समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। पापा ने मुझे बताया कि मरते समय तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी और तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम दोनों इस दौलत के चक्कर में तुम्हें प्यार ना दे सके। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अहम माता पिता का प्यार होता है, लेकिन शायद हम ये बात कभी भी ना समझ सके थे। इस बुढ़ापे में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। मैं दर दर की ठोकर खा रहा था, तब मुझे पता चला कि तुम इस शहर में आकर रह रही हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, इसलिए मैंने भिखारी का रूप बना लिया और तुम्हें देखने के लिए यहाँ दिन रात आता था, विवेक से बात करता था। विवेक को मैंने शुरू में ही अपने बारे में बता दिया था, इसलिए विवेक मुझसे बातें करता है और मेरी मदद भी करता है। पापा को तो मैं माफ़ कर चुकी थी। आखिरकार उनको उनके किए की सज़ा भगवान ने बड़ी ज़ोरदार दी थी। मैं पापा को अपने घर ले आई थी। मैंने उनका हुलिया ठीक किया और उसके बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया था। पापा न जाने कब से भूखे थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जो इंसान पहले अपनी दौलत को ही अपना सब कुछ मानता था, आज उसे अपनी बेटी ही अपनी सारी दौलत लग रही थी, जिसके लिए वो भिखारी तक बन गया था। वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए वक्त के साथ छेड़छाड़ ना करें। वो जैसा चल रहा है उसे चलने दे और अपनी दौलत के घमंड में आकर दूसरों को बेवकूफ़ ना समझे। मैं तो आज भी विवेक के साथ खुश हूँ, मगर मेरे पापा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई। अब वो हमारे साथ किराए के फ्लैट में रहते हैं और मैं उनकी बेहद सेवा करती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे इस भिखारी के रूप में मेरे पिता का नया रूप मिला है, जिसने उनको पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, जिन्हें अब अपनी बेटी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। विवेक ने इतनी मेहनत की कि सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दिया। हम लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं हैं,
मगर अपने घर में रहते हैं और मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी ज़िंदगी विवेक के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। वक्त रहते मेरे पापा को भी इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने और मम्मी ने गुजरे हुए वक्त में मेरे साथ कितना बुरा किया था। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को वक्त दिया करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें किया करें। दौलत की पट्टी अपनी आँखों पर बंध गई तो शायद आप अपने बच्चों से भी दूर हो सकते हैं। ये दुनिया की दौलत तो सिर्फ दिखावे की दौलत है, मगर असल दौलत तो आपके बच्चे हैं और आपका परिवार है। काम में इतने भी बिजी ना हो जाइए कि अपने परिवार को ही भूल जाएं और इस दौलत को कमाने के चक्कर में इतनी घमंडी ना बन जाएं कि अपने बच्चों की खुशियों को अपने हाथ से ही मार दें, ताकि आगे चलकर वही खुशियां पलटकर आपको कमज़ोर बना दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।